एनर्जी ट्रांसफ़र बाय वेव, और स्पेशली यहाँ पे बात होगी वेव ऑन स्ट्रिंग पे। वेव कितना एनर्जी ट्रांसफ़र करता है उस पर बात करें। वैसे वेव आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेव ऑन स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग पे जो वेव होती है वो आपके पास मैकेनिकल वेव होती है, यानी कि जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। कैसे करते हैं? ड्यू टू द कोलिजन। मीडियम के पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल के साथ कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं, या उनके बीच में एक कोई फोर्स लगता है, इस वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम पार्टिकल के नाम पे स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है भाई। तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। एनर्जी ट्रांसफ़र तो तभी होगी ना जब उनके पास एनर्जी होगी। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स है उनके पास एनर्जी किस फॉर्म में होगी? आइदर काइनेटिक और पोटेंशियल। तो फिर तो ये भी आता है भी काइनेटिक कहाँ ज़्यादा होगी, पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगी, और काइनेटिक टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करेगी, पोटेंशियल टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करेगी। तो वो सब चीज़ यहाँ पे डिटेल में अपन देखेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डाउट आपके लिए। आप ऑफकोर्स तुक्का ही मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे छोटा सा डाउट है कि मैंने ये एक स्ट्रिंग का स्नैपशॉट दिया है, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये हाईएस्ट होगी। और आपके 4 ऑप्शन है A, B, C, D। इनमें से कौन से सेगमेंट के आसपास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ मैक्सिमम होगी? आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, और इसका आंसर आपको पूरे एंड में मिल ही जाएगा। अपन डिटेल में पूरा ये सब पार्ट यही देखेंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार आप आंसर ज़रूर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा बाद में, ठीक है। चलो हम वापस वेव का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र कितनी होगी ये हम बाद में देखेंगे। पहले अपन यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल पे बात करते हुए, यहाँ पे स्ट्रिंग के जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे कितनी होगी, क्यों होगी, उसके बारे में एक जनरल सा आइडिया लेते हैं। पहले काइनेटिक की बात करेंगे, बाद में पोटेंशियल की। जैसे मैं बात करूँ ये वाला स्ट्रिंग का मॉलिक्यूल, अभी हाल फिलहाल वो यहाँ पे है, यही हालात है, बहुत बढ़िया है। ये आपके पास यदि वेव अब इधर राइट में जा रही है v स्पीड से, तो आप कहोगे अगले मोमेंट में ये इधर आएगा पास में, और इस तरीके से ये ऑक्सीलेट ही करेगा। यहाँ पे इस तरीके से मीडियम का पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा। अच्छा, इस तरीके से मीडियम के पार्टिकल ऑक्सीलेट करेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम कब होती है? तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अरे काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम तभी होगी ना जब हमारे पास पार्टिकल की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। और स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है? एट मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम होती है। तो जब पार्टिकल अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन यहाँ पे आएगा तब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। अभी हाल फिलहाल इस स्नैपशॉट से देख के कौन से पार्टिकल अभी मेन पोजीशन पे, तो आप कहोगे ये पार्टिकल, ये वाला, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे। यदि सारे पार्टिकल मेन पोजीशन पे तो इन जगह पे अभी काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम देखने को मिलेगी। ये सारे पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। क्यों है ये आपको समझ में आता है, और बहुत आसान है, सबको ये इजीली आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते तो आप ये चीज़ तो आ ही जाती, ठीक है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है ये हमें पता लग गया। सर एग्जैक्टली क्या हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपन मैथमेटिकल एनालिसिस सेपरेट रखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल अपन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिख देंगे कि किसी अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल की टाइम के साथ किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, कोई आपत्ति नहीं। चलो भाई, अच्छा इन पार्टिकल के बारे में हम कुछ ज्ञान बांट सकते हैं क्या? ये वाला पार्टिकल देखो भाई, ये पार्टिकल्स हाल फिलहाल ये सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, अच्छा एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल यानी अपने अपने रिस्पेक्टिव यहाँ पे SHM के एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल आपको पता होते रेस्ट पे। कहाँ होते? रेस्ट पे। तो ये सारे पार्टिकल आपके पास रेस्ट पे होंगे। अच्छा,
रेस्ट पे होंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स की जीरो होगी, बिल्कुल होगी। तो ये वो पार्टिकल होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी अभी हाल फिलहाल जीरो है। तो हमें ये पता चल गया काइनेटिक एनर्जी कौन से पार्टिकल के लिए अभी मिनिमम है और कौन से की मैक्सिमम है। और ऑफकोर्स ये ट्रैवलिंग वेव है, तो हमारे पास ये पार्टिकल नीचे आएंगे, जिस मोमेंट पे ये बेचारा यहाँ आएगा उस मोमेंट पे इसी पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। बहुत बड़ी, एकदम एसएचएम की बातें कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। काइनेटिक में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वाला सेगमेंट है ये सबसे हार्ड टू डाइजेस्ट वाला सेगमेंट है। अपन कोशिश करेंगे पहले इसको कॉन्सेप्चुअली समझे और बाद में जो भी अपन ने बोला है कॉन्सेप्चुअली उसको एकदम मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और ये वाली चीज़ें आपको बहुत ही रेयर प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, तो आप आराम से देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो जेन्युइन डाउट आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो आपके पास पार्टिकल है उनके पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, या बोलो किस फॉर्म में होगी। तो आप कहोगे यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल है स्ट्रिंग के, उनके अंदर स्ट्रिंग में इलास्टिक फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी होगी। किस फॉर्म में होगी? इलास्टिक फॉर्म के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलास्टिक फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होगी। अच्छा, इलास्टिक फॉर्म में तो पोटेंशियल एनर्जी तभी आती है जब आपके पास कोई चीज़ डीफॉर्म होती है। बहुत सही फरमाया आपने। जब कोई चीज़ डीफॉर्म होती है तभी आपके पास इलास्टिक फॉर्म में एनर्जी आती है। तो जैसे मैं यहाँ पे दो पार्टिकल ले लूँ, एक ये और एक ये पार्टिकल, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ dx। अभी ये पार्टिकल हाल फिलहाल आपको यहाँ मिलेंगे और इनके बीच में डिस्टेंस हो गई होगी dl। यहाँ जब थे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस थे dx और अभी इनके बीच में डिस्टेंस है dl। अब आप कहोगे ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस है ना, dl माइनस dx, ये आपके पास डिफॉर्मेशन लेंथ है। आप इसे स्प्रिंग की तरह देखना चाह रहे तो डिफॉर्मेशन लेंथ, और इसी की वजह से आपके पास कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। सही बात है भाई, इनकी वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। तो क्या हम ये पार्ट कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल, मैथमेटिकल एनालिसिस में ये पार्ट अपन कैलकुलेट करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ये सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी। तो जो सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो आपके पास ये आता है कि सर यहाँ पे पार्टिकल के पास, इधर देखिए यहाँ टॉप पे, यहाँ शायद पार्टिकल के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पार्टिकल मेन से मैक्सिमम है। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। ये बात मैं एग्री करता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ से एकदम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, लेकिन पार्टिकल के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम होगी जब स्ट्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। इस बात को मैं थोड़ा सा दूसरे नज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। अब वहाँ से देखिए वापस मैं इस पिक्चर पर आता हूँ। अब ये देखिए, ये दो आपके पास पार्टिकल है, इनके बीच की सेपरेशन है मान लो 10 मीटर। कितनी? 10 मीटर। अब मैं बोलूँ कि जब आगे वाला पार्टिकल इस तरफ कुछ भी चलता है, जैसे 7 मीटर चलता है, और पीछे वाला पार्टिकल भी 7 मीटर आगे बढ़ता है, तो बताओ ऐसे केसेस में इन दोनों पार्टिकल के बीच में न्यू सेपरेशन कितनी होगी? तो आप कहोगे वो तो 10 की 10 ही रही। तो यदि इन दोनों को मैं एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करता हूँ तो उस स्ट्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन हुआ, स्ट्रेच हुआ या कंप्रेस हुई, ऐसा कुछ भी हुआ क्या? वैसे तो स्ट्रिंग आपके पास कंप्रेस नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेच ही होती। तो क्या यहाँ पे स्ट्रेच वाला कुछ पार्ट हुआ क्या? तो आंसर है नो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो स्ट्रेच नहीं हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ सकती है? आप तो ये देख रहे हो, देखिए सर 7 मीटर चला गया। हाँ चला गया ना, कोई बात नहीं, पीछे वाला भी तो 7 मीटर चला गया, तो दोनों के बीच की सेपरेशन चेंज हुई क्या? नहीं। यही चीज़ यहाँ पे है। आप यहाँ पे एक पार्टिकल ये लीजिए, एक पार्टिकल ये लीजिए, दोनों में इस ब्लू वाले डॉट के
सिमेट्रिक ले रहा हूँ, तो यहाँ जो मैं dx लूँगा ये एकदम यहाँ भी सिमेट्रिकली दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो क्या इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यहाँ पे dx और यहाँ जो dl, क्या dl dx के इक्वल नहीं होगा? ये जो पिछला एग्जाम्पल बताया था बिल्कुल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, यदि डिफॉर्मेशन नहीं है तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? आंसर है यस। अब तुरंत कुछ लोगों का दिमाग खुल गया होगा कि सर क्या मजाक कर रहे हो, कुछ भी पहले जा रहे हो। तो भाई ऐसा नहीं है, सच में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग कहा है इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट। मैंने सिंपल से इसलिए एग्जाम्पल लिया ये वाला ताकि आप थोड़ा फील कर पाओ। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये हार्ड टू डाइजेस्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में घूम रहा है SHM कि रुकिए सर, हमने SHM में बोला था कि पार्टिकल जब एक्सट्रीम पे होता है तो उसकी पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। लेकिन भाई आपको देखना पड़ेगा ना कि वहाँ पोटेंशियल किसी रीजन से होती है। यहाँ पोटेंशियल का सोर्स क्या है? आपको पोटेंशियल का एक सोर्स तो पता होना चाहिए ना, पोटेंशियल किस फॉर्म में। जब आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपके पास जीरो होगी, मैक्सिमम नहीं होगी। क्या होगी? जीरो पोटेंशियल एनर्जी। बढ़िया है। अब आपको जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास एक और तरीका भी, वो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बिल्कुल वो भी बता देंगे। पहले यहाँ वाले पार्ट का सोचिए, इस पार्ट का क्या हालात होगा। इस पार्ट में आप कहोगे देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल है ये छोटी सी लेंथ लेता हूँ dx, यानी कि दो पार्टिकल, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो आप कहोगे ये वाला पार्टिकल आपके पास ऊपर चला गया, ये वाला पार्टिकल नीचे चला गया। ये वाली जो dl है ना, ये dl और dx के बीच का यहाँ जो डिफरेंस आएगा dl माइनस dx, ये बेसिकली मैक्सिमम आएगा। किसके लिए? इस सेगमेंट के लिए। अच्छा, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। बिल्कुल, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। अच्छा, फिर क्या यहाँ पे भी पोटेंशियल मैक्सिमम होगा क्या? बिल्कुल। ये जो मेन पोजीशन है ना, उसके आसपास के सेगमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। हाँ, अब अगला डाउट आता है, रुकिए सर यहाँ तो काइनेटिक भी मैक्सिमम थी, सॉरी मैंने ज़ीरो लिख दिया, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम, और आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा यहाँ तो काइनेटिक भी मैक्सिमम होती है। तो ये कैसे हो गया? काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एक साथ मैक्सिमम। बिल्कुल, दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, इसी वजह से तो वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी। नहीं, ये वाला बात थोड़ा एक बार दोबारा बोली, मेहुल के दिमाग में पक्का यही डाउट आया होगा। दोबारा बोल रहा हूँ भाई, रिलैक्स। एक देख, आप सिंपल सोच के देखिए, इस पार्टिकल की बात करता हूँ मैं। ये एक पार्टिकल है, यदि मैं तुम्हारी बात मान लूँ एक बार के लिए, ये स्ट्रिंग के हालात है भाई, ये देखिए ये हमारी स्ट्रिंग के हालात हैं, और ये जो हमारा पार्टिकल है, और आपके अकॉर्डिंग यदि मानो कि भाई यहाँ देखिए जैसे पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा पोटेंशियल मैक्सिमम मानो सर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम मानो। ठीक है भाई, एक सेकंड के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, और फिर आप मेरे को ये बोलोगे देखिए सर जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है पार्टिकल की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और ये आपके पास कांस्टेंट रहेगी क्योंकि पार्टिकल SHM कर रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी और काइनेटिक पोटेंशियल में। वाओ, इट साउंड कूल। ठीक है भाई, यदि आपके पास पार्टिकल की पोटेंशियल काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती है, तो क्या ये पार्टिकल किसी और पार्टिकल से एनर्जी लेगा या एनर्जी देगा क्या? आंसर है नो। यदि ऐसा होता है तो आपके पास एनर्जी ट्रांसफर कितना होगा? तो आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होगा ज़ीरो। ये पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल से ना तो एनर्जी लेगा और ना ही देगा, और भाई यदि लेगा और देगा तो दिखेगी ना किसी न किसी फॉर्मेट में, टोटल एनर्जी चेंज होनी चाहिए। लेकिन मैं यदि आपकी बात मान लूँ, जो आपके इंटेंशनल जो आपके जवाब मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बर्बादी ही बर्बादी है। तो ये जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर टोटल एनर्जी पोटेंशियल बढ़ती है काइनेटिक घटती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे सरप्राइजिंगली पोटेंशियल और काइनेटिक एक ही पैटर्न में एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ घटेंगे, एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ मिनिमम होंगे। यानी एक्सट्रीम पे आपके पास
ये जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी यहाँ पे, इधर आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो, पोटेंशियल भी ज़ीरो, और यही पार्टिकल जब यहाँ मीन पे आएगा उस मोमेंट पे इसी पार्टिकल के पास पोटेंशियल भी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। यानी कि जब वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो अपने नेबरिंग पार्टिकल से एनर्जी लेगा, और जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी देगा। समझ में आ रही बात? यानी अगले मोमेंट पे जब ये मीन की तरफ ऐसे आएगा तो अपने नेबरिंग पार्टिकल से एनर्जी लेगा, और मीन क्रॉस करने के बाद में वही एनर्जी अपने नेबरिंग को देगा। इसीलिए तो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। अब इतना सुनने के बाद में थोड़ा सा तो भरोसा होता है कि ठीक है भाई, मान लिए कि आपने सही बोला, लेकिन क्या आप इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकते हो कि पोटेंशियल और काइनेटिक एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं, यानी दोनों की दी एक वेव की फॉर्म में ये एक इक्वेशन आ जाए दोनों के साइनोसॉइडल, तो दोनों का फेज इक्वल आएगा? यस, दोनों का फेज इक्वल आएगा, दोनों के फेज डिफरेंस रहेगा आपके पास ज़ीरो। बिल्कुल। अब अपन बात करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस की, बट उससे पहले मैं शॉर्ट में वापस से 1 मिनट के लिए समराइज कर देता हूँ। चलो भाई, अब मैथमेटिकल पार्ट की बात करते हैं। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी एक x डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल लेंथ ले लेते हैं dx, और इस dx लेंथ के जितने भी पार्टिकल हैं इनकी एक एलिमेंटल पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक एलिमेंटल काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ है ना? तो अपनी एलिमेंटल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैंने एक जनरल वेव की इक्वेशन मान लेता हूँ। इस तरीके से एक वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पॉजिटिव x एक्सेस में जाने वाली एक वेव की इक्वेशन है। अभी ये dx वाले पार्टिकल हाल फिलहाल यहाँ होंगे, जिसमें चाहूँ तो लेंथ dl लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये वाले जो पार्टिकल है इनका दोनों का एलिमेंटल पोजीशन वाले जो पार्टिकल ये वाला और ये वाला, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होगा। एक का डिस्प्लेसमेंट यदि मैं y मानता हूँ तो दूसरे का आपके पास y प्लस डी वाई मान लीजिए, इस तरीके से कुछ, ठीक है, y प्लस डी वाई। तो ये हमारे पास हालात है, और इन दोनों की वजह से यहाँ पे एक लेंथ बनी है dl, और यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है dx लेंथ पे इनका एक एलिमेंटल मास dm लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे चाहिए इन सारे पार्टिकल की स्पीड। लेंथ इतनी छोटी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ के सारे पार्टिकल की स्पीड को मैं ऑलमोस्ट इक्वल मान सकता हूँ। डायग्राम मैंने dx काफ़ी बड़ा दिखा है, बट ये बहुत ही छोटा सा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए आप कहोगे एक बार के लिए x को ऑलमोस्ट फिक्स मानते हुए y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। चलो भाई, अपन y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो t के रेस्पेक्ट करेंगे तो a एज इट इज़, और इस पूरे को अंदर वाले को t मानते हुए साइन का हो जाएगा cos, और अंदर जिसको अपने t माना उसका डिफ्रेंशिएशन ओमेगा t का ओमेगा और के एक्स का 0, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्सप्रेशन। अब आप यदि काइनेटिक एनर्जी लिखना चाह रहे हो तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और मैं मास को लिख सकता हूँ लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाई विद लेंथ, और ये जो एक्सप्रेशन है स्पीड का उसका स्क्वायर, और मैं dx को इधर भेज देता हूँ। ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ x के अलग अलग वैल्यू पे इस तरीके से इस फॉर्मेट में चेंज हो रही है। अब देख सकते हो यहाँ पे, तो इस तरीके से पीरियोडिकली टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ चेंज होगी। कोई आपत्ति भाई नहीं। कॉस का स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक का पोटेंशियल हो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे पूरा पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इस एक्सप्रेशन को भी आराम से देख लीजिएगा, ये आपस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ की एक्सप्रेशन है। यदि समहाउ मैं ये प्रूव कर दूं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ भी एग्जैक्ट यही इक्वेशन है, तो आप कहोगे जिस पैटर्न में काइनेटिक चेंज हो रहा है एग्जैक्टली उसी पैटर्न में पोटेंशियल चेंज होगा। और एग्जैक्टली यही तो हम चाह रहे हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल इस बात को थोड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत भी हो रही थी कि पता नहीं हम सही है कि नहीं, एक मैथमेटिकल सपोर्ट मिल जाता तो बढ़िया होगा। ठीक है भाई, वापस मैथमेटिकल पार्ट के लिए पोटेंशियल पे बात करेंगे। पोटेंशियल के लिए अपने को चाहिए डिफॉर्मेशन, कि यहाँ पे कितना क्या चेंज हुआ।
तो मुझे x और y में चेंजेस को चाहिए। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मली यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। ये लो भाई, y को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएट। पार्शियल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं किसी एक टाइम पे बात करना चाह रहा हूँ, स्नैपशॉट के अंदर बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट किया। आप कहोगे a एज इट इज़, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जिसको आप x माना था वो क्या था? ओमेगा टी माइनस के टी, ओमेगा टी का 0 और माइनस के एक्स का माइनस के, तो माइनस के बाहर आ गया, ये एक एक्सप्रेशन बन गई। अपने को लेंथ नहीं चाहिए, लेंथ में चेंज चाहिए, और लेंथ में चेंज होगा, आप कहोगे ये डी एल लेंथ माइनस डी एक्स लेंथ, ये होगा। तो आप ये लेंथ में चेंज हो जाएगा डी एल माइनस डी एक्स। क्या मैं डी एल को ऐसा लिख सकता हूँ? थोड़ा सोच के देखिए, ये वाली लेंथ आपके पास थोड़ा ट्राइंगल की तरह सोचिए, ये डी एक्स और ये डी वाई, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर और इनका हाइपोटेन्यूस तो डी एल है। तो अपन इस तरीके से यदि आप लिखो डी एल को, तो कोई आपत्ति है क्या? बिल्कुल नहीं है। और यहाँ से मैं डी एक्स अंदर से कॉमन लूँ, दोनों से डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आपस ये एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब डी वाई अपॉन डी एक्स 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इवन इनका स्क्वायर और भी छोटा है, तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ। 1 प्लस एन एक्स, ये अंडर रूट की वजह से 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास मिल रही है डिफॉर्मेशन। ये वैल्यू डी एल नहीं है, डी एल माइनस डी एक्स की वैल्यू इतनी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। डिफॉर्मेशन से पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकालूंगा वो चेक कीजिए। यहाँ पे देखना, जो स्ट्रिंग होगी ना उसमें एक टेंशन होगी इस तरीके से, मैं दूसरे कलर में समझा रहा हूँ, आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। तो यहाँ पे एक टेंशन होगी इस तरीके से अलॉन्ग द लेंथ, और ये टेंशन पूरी स्ट्रिंग में एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, ये हम मान के चलेंगे भाई। तो ये आप पास लेंथ के अलॉन्ग एक टेंशन टी है, जो कि आप पास थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होगी। यदि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो मैं कहूँगा फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो ये फोर्स यहाँ पे जब मेन पोजीशन पे थे तो बेसिकली टेंशन ऐसे एक्ट कर रही थी, तो लेंथ एक्स से डी एल हो गई, तो लेंथ में जितना चेंज हुआ मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट होता है तो फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो जाता है। गलती से स्प्रिंग की तरह हाफ के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में सोचना मत, अदरवाइज आंसर गलत हो जाए, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स होता है वेरिएबल और यहाँ पे टेंशन होती है कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट ना मानते हो, आपको लगता है टेंशन वेरिएबल है, तो बहुत सारी फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाएंगे, स्पेशली वेव वाले नहीं पढ़ पाएंगे। वेरिएशन होता है लेकिन इतना कम होता है कि हम उसे कांस्टेंट मानते हुए भी बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई भी आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट, जो कि चेंज इन लेंथ के इक्वल है, चलेगा। अब यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने ऊपर जो लिखी है ना वो रख रहा हूँ। देखिए आप जैसे स्क्वायर करोगे ये माइनस तो हट जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगी, और बाकी 1/2 और डी ये डेल एक्स को मैंने बाहर ले लिया, और अगले स्टेप में डेल एक्स को इधर ले आऊँ ताकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ बात हो जाएगी। ये आ गई आपके पास एक्सप्रेशन। अब आपको पता है स्पीड, वेव स्पीड, लीनियर मास डेंसिटी और टेंशन, इनमें एक रिलेशन होता है। यहाँ से मैं टेंशन की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ? टेंशन की वैल्यू को लिख सकता हूँ v² मल्टीप्लाई बाई म्यू। चलो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आपको पता है कि ये k² और v² ये दोनों मिलकर तो हो जाएंगे ओमेगा²। अब आपकी जो फाइनल एक्सप्रेशन, इसको देखिए, क्या ये वही एक्सप्रेशन है जो काइनेटिक एनर्जी वाली है? कुछ भी फर्क है क्या? ये भी कॉस वाली इक्वेशन है, cos² ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो आप पास काइनेटिक वाले भी cos² ओमेगा टी माइनस के, ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है? ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ के इक्वल है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था, जब पोटेंशियल चेंज होती है तो काइनेटिक भी चेंज होती है, और पोटेंशियल कम होती है तो काइनेटिक भी कम होती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से रहता है वेरिएशन। हम बहुत कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस ये अब तक अपन नहीं देखे कि एग्जैक्टली एनर्जी ट्रांसफ़र कितना होगा, या बोलूँ पर सेकेंड कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं ये एक वेव की जनरल इक्वेशन है, और ये हम देख चुके हैं कि आपके पास जो एनर्जी प्रेजेंट होती है ना इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक
एंड पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ वो इक्वल होती है और इतनी होती है। तो हम ये बता सकते हैं कि आपके पास टोटल कितनी एनर्जी प्रेजेंट है वन वेवलेंथ रीजन में। कोई बात नहीं, इसमें से आप कहोगे वन वेवलेंथ रीजन में जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है वो निकाल लो या पोटेंशियल है वो निकाल लो, उनको ऐड कर दो या किसी एक को निकाल के डबल कर दो। तो अपने ऐसा कर सकते हैं, यानी मुझे यहाँ पे लिमिट इस तरीके से लगानी होगी, या तो मैं लगाऊँ जैसे 0 to लैम्डा, ये जो भी लिमिट है उनका डिफरेंस लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैं वन वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में आप कांस्टेंट को बाहर लीजिए, जो अंदर वाला पार्ट बचेगा उसका इंटीग्रेशन आएगा λ/2। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी एक वेवलेंथ रीजन में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है। तो आप कहोगे एक वेवलेंथ रीजन वाली पूरी की पूरी एनर्जी एक ऑक्सीलेशन में आगे बढ़ जाती है, तो कैपिटल T टाइम के अंदर ये पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो एक वेवलेंथ में प्रेजेंट एनर्जी डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये आपके पास आ जानी चाहिए पावर P। तो जो पावर ट्रांसफर है वो इतना आना चाहिए। लैम्डा डिवाइड बाय कैपिटल T को मैं लिख सकता हूँ V, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 म्यू A² ω²V। इतना हमारे पास पावर का ट्रांसफर होगा, यानी एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन था इसका आंसर है D। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा गया है क्योंकि हमने डिटेल में हर एक पॉइंट को कवर किया है। वैसे जो फाइनल आंसर है उसको डिराइव करने के पास हमारे लिए अल्टरनेट मेथड भी है। ठीक है, आप बोलोगे तो अपन 2 मिनट में फाइनल एक्सप्रेशन पे भी आ जाएंगे, इतना इंटीग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ओके।